नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब दो और मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। इस वक्त हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर डरा हुआ कौन है देश के अंदर, हिंदू या मुसलमान। यह सवाल किसी को अटपटा लग सकता है, लेकिन आज यह सवाल है क्योंकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हर बार यह प्रोपेगेंडा होता है कि भारत में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, अल्पसंख्यक टारगेट पर है, लिंचिंग हो रही है। आज भारत में क्या हो रहा है यह भी सब देख रहे हैं। महाराष्ट्र के अमरावती और राजस्थान के उदयपुर में केवल नुपुर शर्मा के सपोर्ट में पोस्ट शेयर करने पर हत्याएं की जा रही हैं। जो लोग समर्थन में आ रहे हैं उन्हें धमकियां दी जा रही हैं और सर तन से जुदा वाला नारा खुलेआम बुलंद हो रहा है। क्या यह किसी को नजर नहीं आ रहा? उदयपुर से अमरावती तक धार्मिक कट्टरता इतनी हावी है कि मजहब के नाम पर गला काटने की धमकी दी जा रही है खुलेआम। और अब बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा और सांसद साक्षी महाराज को भी जान से मारने की धमकी मिली है। कपिल मिश्रा को धमकी भरे ईमेल भेजे जा रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि कपिल मिश्रा ने कन्हैया लाल की हत्या के बाद जनता के समर्थन से उनके परिवार के लिए 1 करोड़ की धनराशि जोड़ी और उनकी मदद की। वो अमरावती भी गए, उमेश कोहले के परिवार के लिए भी मदद कर रहे हैं। क्या यह गुनाह है? जिस घर के मुखिया का सर कलम कर दिया गया, क्या उसके परिवार की मदद करने के एवज में उसको जान से मारने की धमकी दी जाएगी? बदले में क्या दिया जा रहा है? धमकी भरे ईमेल। सुनिए, जब कपिल मिश्रा कन्हैया लाल के घर पहुंचे थे तब उन्होंने क्या कहा था। जिन जिहादियों ने यह नृशंस हत्याकांड किया है, मैं उनको यह कहना चाहता हूं कि तुम हमें डरा नहीं सकते और तुम हमें हरा नहीं सकते। हम लोगों ने एक अपील की थी, कन्हैया लाल जी के परिवार को ना कमज़ोर पड़ना देंगे, ना अकेला पड़ने देंगे। पूरी दुनिया से लगभग 14,416 लोगों ने छोटा छोटा पैसा इकट्ठा करके कन्हैया लाल जी के परिवार के लिए इकट्ठा किया। हम लोगों ने 1 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा था कन्हैया लाल जी के परिवार के लिए। जो ईश्वर जी घायल हैं उनके लिए कुल मिला के लगभग 1,70,00,000 रुपए इकट्ठा हो चुका है। उसमें अभी भी कुछ लोग पैसा दे रहे हैं और बाहर से कुछ लोग सीधा भी बैंक में पैसा भेजेंगे। इस 1,70,00,000 रुपए में से हम लोग 1 करोड़ रुपए की मदद, सहायता, सहयोग, निवेदन कन्हैया लाल जी के परिवार के लिए कर रहे हैं। अमरावती में उमेश कोहले जी, उन्होंने भी ऐसा ही व्हाट्सएप स्टेटस डाला था, उनकी भी हत्या हुई है। 30 लाख रुपए की मदद उमेश कोहले जी के परिवार के लिए भी भेजी जाएगी। कपिल मिश्रा को आपने सुना इन्होंने क्या गलत कहा? जिन्होंने इन लोगों के गले काटे, क्या वो जिहादी नहीं है? और अगर इनके परिवारों की मदद हो रही है, जिनकी मृत्यु हुई है, जिनके कत्ल किए गए हैं, या कोई गुनाह है? कपिल मिश्रा लेकिन अकेले नहीं है जिन्हें धमकियां मिल रही हैं। ये लिस्ट भी लंबी होती जा रही है। बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज भी इस लिस्ट में शामिल हैं। इसके बाद साक्षी महाराज का साफ कहना है कि ऐसी कट्टरपंथी ताकतों पर लगाम कसने की जरूरत है और सरकार को इस दिशा में कदम उठाने चाहिए। लगातार 2, 3, 4 घटनाएं कमलेश तिवारी से लेके कन्हैया और उमेश अमरावती, मतलब तीनों प्रकरणों में वही लोग संलिप्त पाए गए जो उनके बहुत निकटस्थ थे। उमेश के साथ तो मारने वाला उनकी अंत्येष्टि में भी था। अब अशांति फैलाने के लिए मोदी का, योगी का फोटो, साक्षी महाराज का फोटो उसमें क्रश करना, और ये हमारे टारगेट पर है, चिंता का विषय तो है ही। वो कोई बड़ी बारात करके देश में अशांति फैलाना चाहते हैं। तो प्रदेश और केंद्र सरकार का दायित्व बनता है इन अलगाववादियों पर लगाम कसना और जिन किन्हीं को भी थ्रेड है उनको पर्याप्त सुरक्षा देना, या जो भी आतंकवादियों के टारगेट पर हैं उनके जान माल की सुरक्षा करना प्रदेश केंद्र सरकार का दायित्व बनता है। पूरे देश में एक डर का सा माहौल बना दिया गया है और अब नुपुर शर्मा को एक नई धमकी भी मिली है। सलमान चिश्ती, अजमेर दरगाह का खादिम, इस शख्स ने नुपुर शर्मा का सर काटने पर अपना घर जमीन देने की बात कही। धमकी देने के बाद से यह सलमान चिश्ती फरार है। अजमेर पुलिस ने सलमान चिश्ती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है, लेकिन अब तक वो पकड़ में नहीं आया है। हेट स्पीच वाला सलमान चिश्ती हिस्ट्री शीटर है। आपको हम सलमान चिश्ती का वो वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसमें वो नुपुर शर्मा का सर कलम करने के लिए कैसे इनाम का ऐलान कर रहा है।
मेरे को कसम है मेरे रब्बुल जलाल की, जिसने पैदा किया है मेरी उस माँ की, मैं उसे सरेआम गोली मार देता। मेरे बच्चों की कसम में गोली मार देता। और आज भी कुछ भी नहीं है, सीधा ठोक के कहता हूँ, जो नुपुर शर्मा की गर्दन लाएगा, who will ever lie, give me that, मैं अपना उसे ये घर दे दूंगा, पूरा रास्ते पे निकल जाऊंगा। ये वादा करता है सलमान, ख्वाजा का इतना गुलाम, मैं मेरे ख्वाजा का सच्चा सिपाही हूँ, चीरने का दम रखता हूँ आज भी। जो मेरे रसूल की शान में बोलेगा ये घर नीलाम उसके नाम पे दूंगा, उसको दे दूंगा, ये घर दे दूंगा, इसके अलावा एक जमीन है वो भी दे दूंगा, सब कुछ कुर्बान मेरे रसूल की शान में। आप बस इतना सोचिए, जो लोग कह रहे थे कि सबने उन हत्यारों की निंदा की है, इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, राजस्थान की पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया है, क्या उसका असर दिख रहा है आपको? एक आदमी की बात आपको सुनाइए जो आज भी इनाम का ऐलान कर रहा है कत्ल के बदले। और अजमेर के एक और मौलाना का भड़काऊ बयान आपको दिखा रहा हूं। अजमेर के मौलाना सरवर चिश्ती ने क्या कहा? ख्वाजा की दरगाह के बाहर सरवर चिश्ती ने कहा कि ऐसा प्रदर्शन करेंगे कि हिंदुस्तान हिल जाएगा। जिस सरवर चिश्ती ने यह भड़काऊ बयान दिया वो गौहर चिश्ती का चाचा है। हेट स्पीच केस में गौहर चिश्ती फरार है। नुपुर शर्मा के मामले में गौहर चिश्ती के खिलाफ भड़काऊ बयान का केस दर्ज हुआ है और अब उसके चाचा का भी ऐसा ही बयान सामने आ गया। आइए मेहमानों के पास चलते हैं। आपने ये सारे प्रमाण तो देख ही लिए हैं कि कैसे देश को हिलाने की अभी भी धमकियां हो रही हैं, कैसे अभी भी सर कलम करने पर इनाम का ऐलान हो रहा है। डॉक्टर किरोड़ीमल मीणा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजस्थान से बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं। किरोड़ीमल मीणा जी आपका बहुत स्वागत है। अश्विनी उपाध्याय जी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, अश्विनी जी आपका बहुत स्वागत है। रवि पराशर जी विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। मुश्ताक मलिक जी इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। असगर खान साहब आप भी एडवोकेट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुश्ताक मलिक जी, असगर खान साहब आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। मीणा साहब मैं आपका रुख करना चाहता हूं क्योंकि शुरुआत जो हुई थी पूरे देश में नफरत फैलाने की, ये उदयपुर की उस कांड से शुरू हुई, कन्हैया लाल की जैसी नृशंस हत्या हुई। उसके बाद और उससे पहले हमने लगातार वहां पर ऐसी हेट स्पीच देखी। पुलिस स्टेशन के अंदर जो आदमी कहता है गला काट दो, हाथ काट दो, जबान काट देंगे, आंखें निकाल देंगे, वो हत्या के बाद गिरफ्तार होता है 24 घंटे में बेल। और आपको अभी दो और ऐसे ही लोगों की बात हमने अजमेर से सुनवा दी जो सीधे दरगाह से जुड़े हुए हैं, उनके भी वही अपील है कि गर्दन काट के लाओ, इनाम दे देंगे। ये हो क्या रहा है राजस्थान में, समझ में नहीं आ रहा। देखो, इसमें राजस्थान की जो सरकार है पूरी तरह से तुष्टीकरण पे उतरी हुई है। और इस घटना से पहले सरेआम दिन दहाड़े एक हिंदू युवक को चाकू से गोदकर मार दिया था भीलवाड़ा में। और भीलवाड़ा की घटना से पहले करौली में जो केसरिया बाइक रैली थी उस पर हमला किया गया और वहां आगजनी की गई, दुकानों को जलाया गया, वाहनों को ध्वस्त किया गया, प्राणघातक हमला किया गया। और जो एफआईआर का मजमून है उसको पढ़ेंगे तो आप अफसोस करेंगे कि किस ढंग के नारे इन लोगों ने लगाए थे, किस ढंग का हमला उन लोगों पर किया था। उसके बाद एक घटना जोधपुर में हुई थी, जो एक स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा पर झंडा हटाया था और दूसरे दिन उपद्रव हुआ था। वहाँ के जिम्मेदार विधायक के घर के सामने भी अभद्र प्रदर्शन हुआ था, हिंसक प्रदर्शन हुआ था। और अब ये उदयपुर की घटना हो गई। तो इन सारे जो मैंने 4-5 उदाहरण बताए हैं, आखिर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि करौली की घटना जब हुई तो पीएफआई ने पहले ही 2 दिन पहले राज्य सरकार के आला अफसरों को जानकारी दे दी थी, यकीन नहीं कि उसमें पीएफआई थी। और उसका मुख्य मुलजिम मतलूब अहमद आज तक नहीं पकड़ा गया। और अब इधर उदयपुर में जो कन्हैया लाल का सिर कलम किया है, उसने पोस्ट डाली, इसमें कोई शक नहीं है। उसने माफ़ी भी मांग ली, और
पुलिस ने एक तरह से राजीनामा करके मामले को रफा दफा भी कर दिया। उसके बाद भी उन्होंने माफ नहीं किया और वो सुरक्षा की गुहार करता रहा। कन्हैयालाल थाने पर जाता रहा, पुलिस ने परवाह नहीं की और उसका सर कलम कर डाला सरेआम। मेरे समझ देश, आजाद देश में आज तक ऐसी घटना नहीं हुई जो उदयपुर में इन आतंकवादियों ने, इन अतिवादी सोच वालों ने, राष्ट्र विरोधी तत्वों ने जो सर कलम किया है। सर कलम करने के बाद में वीडियो जारी किया है, उसमें प्रधानमंत्री जी तक को चेतावनी दे डाली है। समाधान क्या है मीना? और उसके बाद भी प्रधानमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। अपनी समाधान सख्ती है, इसका स्थायी समाधान समाधान सख्ती है। मैंने 5-6 घटनाएं आपको गिने। स्थायी समाधान ऐसे तत्व, चाहे किसी समाज का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी इलाके का हो, सख्ती से डील करना देश में कानून का राज है और कानून के राज की पालना कराया जाना सरकारों की जिम्मेदारी है। कानून के राज की पालना कराया जाना गहलोत साहब की जिम्मेदारी है, जो उसमें विफल रहे, जिसका परिणाम हुआ है उदयपुर की घटना। नहीं सर, मेरा कहना ये, अश्विनी जी आपके पास मैं आ रहा हूं कि उदयपुर के बाद, अमरावती के बाद, उसके बाद भी जारी है। आप सोचिए कि क्या जहनियत है, इतनी पूरे देश में हाहाकार मच रहा है, चारों ओर इसके खिलाफ बातें हो रही हैं, इसके बाद भी किसी की हिम्मत है कि कह रहा है ऐसा प्रदर्शन करेंगे कि पूरा हिंदुस्तान हिल जाएगा। इसके बाद भी किसी में इतना दम है कि वो ये कह रहा है कि गला काट के लाओ, मैं इनाम दूंगा, अपना घर तुमको दे दूंगा। सोचिए जरा। अश्विनी जी। हाँ, मैं तो सीधे सीधे कहता हूं, दवा घटिया होती है, बीमारी बढ़िया होती है। दवा अच्छी होती है, बीमारी घटती है। और कानून भी दवा की तरीके काम करता है। अगर ये समस्या बरकरार है नहीं बल्कि बढ़ रही है, तो हमें मानना पड़ेगा कि हमारी दवा घटिया है। बट दो ही चीज होती है, अगर बीमारी ठीक नहीं हो रही है, या तो डॉक्टर घटिया है या तो दवा घटिया है। तो मैं बार बार कहता हूं, ये मेरे हाथ में अमेरिका का फेडरल पीनल कोड है। यहां पे हमारे सांसद जी भी बैठे हुए। आप 1860 की इंडियन पीनल कोड को खत्म करिए, अमेरिका का ये फेडरल पीनल कोड लागू करिए। मैं गारंटी से कहता हूं 2 साल के अंदर यहां पे जिहाद अगर इस 80% में खत्म हो जाए तो मैं वकालत छोड़ दूंगा, मैं पब्लिक प्लेस पे आना बंद कर दूंगा। हमें हिम्मत करनी पड़ेगी। आप घटिया दवा के सहारे आप काम नहीं कर सकते। और जहां तक जब भी हत्या होगी हम फांसी की मांग करेंगे। मैं आपसे सौरभ जी आपके माध्यम से कहता हूं, राजू को मारा, कृष्णा को मारा, शिवम को मारा, बादल को मारा, नीलेश को मारा, कमलेश को मारा, गंगाराम को मारा, डॉक्टर नारंग को मारा, रतनलाल को मारा, अभिजीत को मारा, रामलिंगम को मारा, रिंकू शर्मा को मारा, ध्रुव त्यागी मारा, चंदन गुप्ता मारा, बंधु प्रकाश को मारा, रचित जाट को मारा, प्रियंका रेड्डी को मारा, अंकित शर्मा को मारा, अंकित सक्सेना को मारा, दिलवर नेगी को मारा, हिना तलरेजा मारा, ट्विंकल शर्मा मारा, किशन भरवाड़ मारा, कमलेश तिवारी मारा, निकिता राजपूत मारा। किसी को फांसी हुई क्या? अरे हमारे देश में तो आतंकवादियों को बड़े मुश्किल से फांसी होती है। आप मुझे बताइए, हर साल कम से कम सैकड़ों हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं। कितने लोगों को फांसी हुई? एक फांसी हुई अफजल गुरु को, वो भी बड़े मुश्किल से हुई। एक याकूब मेनन को हुई, वो भी बड़े मुश्किल से हुई। अरे अमेरिका में तो केवल ऐसे नारे लगाने पे आजीवन कारावास टांग देते हैं। 200 साल 300 साल सजा होती है। हमारे देश में तो जहां पे 3 साल सजा है, वहां अमेरिका में कम से कम 50 से। अच्छा मुझे जरा बताइएगा, अच्छा मुझे अश्विनी जी आप वकील है सुप्रीम कोर्ट के, मुझे बताइए वो जिसने पुलिस थाने में खड़ा होकर के कहा था, मैं नाम लेता हूं उसका, मुफ्ती नदीम, बूंदी में पुलिस थाने के अंदर खड़ा होकर के जिसने ये कहा कि अगर हमारे धर्म पर बोलोगे तो आंख नोच लेंगे, हाथ उठाओगे हाथ काट लेंगे, और इस किस्म की बातें उसने कत्लेआम की करी पुलिस स्टेशन के अंदर। उसको कितने की सजा होनी थी? हाँ, वो 24 घंटे की बेल पे कैसे बाहर आ गया? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। इस मेरे पास फेडरल पीनल कोड है, इसके हिसाब से इसको कम से कम 100 ईयर की सजा होनी चाहिए थी। इस फेडरल पीनल कोड के हिसाब से अकबरुद्दीन ओवैसी को कम से कम 50 साल सजा होनी चाहिए थी। और आप जरा ये भी सोचिए ना, पुलिस खड़ी रही, उसने नारा कैसे लगा दिया? क्योंकि 1861 का जो पुलिस एक्ट है जो आज भी चल रहा है, उसकी वजह से पुलिस सत्ता की गुलाम है। थानेदार के ऊपर डर रहता है कि अगर ये सत्ता का आदमी है, इसको मैंने हाथ लगा दिया, मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, रातों रात मुझे सस्पेंड कर दिया जाएगा, मैं अपने बच्चों को लेकर कहां जाऊं?
हम लोग हमेशा पुलिस को पंचिंग बैग मैं तो आपसे नहीं, आप कह रहे हैं हिंदुस्तान का कानून इतना घटिया और इतना लचर है कि कोई व्यक्ति खुलेआम कह रहा है, अभी जिसका हमने सुनाया, जिसका ये सलमान चिश्ती का, वो अगर खुलेआम कह रहा है कि गला काट के लाओ और मैं इनाम दूंगा, इसके लिए ये अपराध है, ये सोचने के लिए किसी को कोई लॉ की बहुत बड़ी डिग्री लेनी पड़ेगी। नहीं, आप सौरभ इसकी बेसिक पे जाइए ना, क्या कारण है कि इसके बाद उसको 24 घंटे के लिए बेल मिल गई? यही तो मैं कह रहा हूं। अब मैं यही तो पूछ रहा हूं, ऐसा नारा आखिर चाइना में कोई क्यों नहीं लगाता? ऐसा नारा अमेरिका में क्यों नहीं लगाता? ऐसे नारा कोई जापान में क्यों नहीं लगाता? सिंगापुर में कोई क्यों नहीं लगाता? यही तो मैं बार बार कह रहा हूं। अरे 1860 का इंडियन पिनल कोड, 1861 का पुलिस एक्ट, 1872 का एविडेंस एक्ट, ये जो अंग्रेजों ने बनाया था, ये केवल भारत को गुलाम बनाने के लिए बनाया था। यहां पे भ्रष्टाचार, अपराध, मजहबी उन्माद करने के लिए खत्म नहीं बनाया था। हम 10 साल के बाद अपनी गाड़ी बदल देते हैं। मेरा एक अंतिम प्रश्न अभी आपसे है, उसके बाद बाकी मेहमानों को मैं चर्चा में ला रहा हूं। मुझे ये बताइए, ठीक है, एक ये सरवर चिश्ती, एक मुफ्ती नदीम, एक सलमान चिश्ती, ये तो हमने एक एक करके दिखाए, इनके ऊपर आप कह रहे हैं कार्रवाई हो सकती है, कानून बदल देंगे, हो जाएगी, ठीक है, लेकिन वो जो सैकड़ों की भीड़ में सर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं, जो मॉब लगा रहा है, वो मॉब का क्या करिएगा? मॉब को कैसे पकड़ेंगे? देखिए, पूरी दुनिया में 3 तरीके के देश हैं सौरभ जी, मैं उसी का जवाब देता हूं। एक देश है जापान टाइप के, कोरिया टाइप के, चाइना टाइप के, बहुत जहां सुख शांति चल रही है। दूसरी टाइप का भारत हो गया, जहां मजहबी उन्माद फैला हुआ है। तीसरा हो गया आपका पाकिस्तान, बांग्लादेश और आपका अफगानिस्तान टाइप का। इन तीनों में अंतर क्या है? जिन देशों में मदरसे जितने ज्यादा हैं, वहां उतनी ज्यादा अराजकता, वहां उतना ज्यादा मजहबी उन्माद है, उतना ज्यादा काफिरों के खिलाफ जिहाद है। आप मदरसे नहीं बंद करेंगे, समान शिक्षा लागू नहीं करेंगे, वो जहानियत जो सोच पैदा हो रही है बचपन में कि कयामत की रात आएगी, जब तक एक भी काफिर है तब तक कयामत की रात नहीं आएगी, जब तक कयामत की रात नहीं आएगी तब तक जन्नत का दरवाजा नहीं खुलेगा, जब तक जन्नत का दरवाजा नहीं खुलेगा तब तक 72 हूर नहीं मिलेगी, केसर वाली शराब नहीं मिलेगी। तो वो सोच को कैसे आप खत्म करोगे? मैं बार बार कहता हूं, इस देश में सुख शांति लाने के लिए समान शिक्षा, समान नागरिक संहिता बहुत जरूरी है। और मेरी पीआईएल बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किया हुआ है। ठीक है, मेरी पीआईएल समान शिक्षा पे चल रही है, समान नागरिक संहिता पे चल रही है, घुसपैठ नियंत्रण पे चल रही है, धर्मांतरण नियंत्रण पे चल रही है, जनसंख्या नियंत्रण पे चल रही है। ये 5 कानून बना दे और अमेरिका का पिनल कोड लागू कर दे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 2-3 साल के अंदर शांति आ जाएगी। नहीं तो आपने अपनी बात में 2 पहलू कहे। आपने कहा ये कट्टरता कैसे बंद हो, आपने कहा इसमें समान शिक्षा लागू होनी चाहिए, मदरसे बंद होने चाहिए। इसका जवाब जो हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर साहब है, मुश्ताक साहब, वो देंगे। और आपने जो कानून की बात कही कि कानून घटिया है, कानून में ऐसी सख्ती लाओ कि कोई ये सोच ना पाए, मैं पहले उसका जवाब, आप एडवोकेट हैं, दूसरे एडवोकेट साहब असगर खान साहब से लेना चाहता हूं। बोलिए असगर जी। देखिए सौरभ भाई, अभी अश्वनी भाई ने एक लंबी लिस्ट दी। अगर आप कहें तो इस वक्त तो मेरे पास नहीं है, और चूंकि मैं ऑफिस में भी नहीं हूं, लेकिन उसकी कम से कम 4 गुना लंबी लिस्ट मैं आपको दे देता हूं। दूसरे नामों की जो जिनको मारा गया, उनको आज तक कार्रवाई नहीं हुई, फांसी नहीं हुई। समाधान बताइए, समाधान क्या? सौरभ भाई 1 मिनट, मैं कह दूं, आप जो दी चाहे कहना, आप अपनी बात रखना, सिर्फ 1 से 2 मिनट मुझे दे दें, और कुछ नहीं कह रहा हूं मैं। ये सब बातें हमें इन चैनल्स पे करनी नहीं चाहिए, ये इस्तेमाली बातें हैं। जहां तक कानून की अगर आप बात करते हैं, तो देखिए कानून हमारे पास पहले से है, सारा कानून है, उसके इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। और इलाज कानून का नहीं होना है, इलाज होना है एडमिनिस्ट्रेशन का, इलाज होना है जो उसको सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। ना कानून का इलाज होना है, ना कोर्ट का इलाज होना है। कोर्ट भी सही फैसले देती हैं, और कानून भी बिल्कुल सही है। कोई जरूरत नहीं है ना अमेंड करने की, जब 300 तो यहाँ है, मरने वाले के लिए करें। हम उसकी बात कर रहे हैं। अब जैसे आप लिस्ट की बात कर रहे हैं, अभी आपने तस्वीरें दिखाई, आइडेंटिफाई करिए ना भाई, सौरभ भाई, उनको आइडेंटिफाई करिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। ये और उनको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है सबसे ज्यादा, जो इनको शय देते हैं। अब ये लोग जो उदयपुर के लोग जो बीजेपी के निकले, तो इनको शय किसने दी? कोई ना कोई तो इनके पीछे लीडर होगा। कौन पोलराइज कराना चाहता है अपने वोटों को? कौन चाहता है कि हिंदू अलग हो जाए, मुसलमान अलग हो जाए, तभी हमारी कुर्सियां बरकरार रहेंगी? उनको भी आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। असगर साहब, अगर यहाँ कोई व्यक्ति वैसा हो तो उसको आइडेंटिफाई जरूर कीजिएगा, लेकिन मैं आपसे ईमानदारी से एक चीज पूछना चाहता हूं। आपको लगता है कि उदयपुर की घटना या अमरावती की घटना, एक सेकंड,
आप देखिए, कोई यहाँ कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है, आपकी बात का जवाब दे रहे थे। एक काउंटर क्वेश्चन है मेरा, जरा सुन लीजिए, आप जवाब दे दीजिए। पॉलिटिकल आदमी होता आपकी बात का जवाब देता कोई। मुझे इतना बता दीजिए ईमानदारी से, आपको लगता है कि उदयपुर की घटना, ये अमरावती की घटना, उसके बाद अमरावती में लोगों को धमकियां देकर उनसे माफी के वीडियो बनवाना, ये उदयपुर अजमेर के अंदर दरगाह के खादिमों का कत्लेआम की कॉल देना, ये सारी चीजें पॉलिटिकली लिंक्ड हैं, इसके पीछे और कोई सोच नहीं है? मैं ये सोच, वही तो मैं कह रहा हूं, उसको आइडेंटिफाई आप, लेकिन उसको इस्लाम से या किसी भी ना हिंदू धर्म से, ना मुसलमान धर्म से, ना सिख धर्म से, ना ईसाई धर्म से, आप किसी से नहीं जोड़ सकते। कैसे नहीं जोड़ सकते? वो इंसानों की अपनी इंडिविजुअल कैसे नहीं जोड़ सकते? और मैं इस बात को सौरभ भाई मैं इस बात को 100% कंडम करता हूं कि अगर कोई मदरसों की बात करता है, जो मदरसों की बात करते हैं ना, आप जाके खुद दाखिला ले लीजिए मदरसे में। सर चलिए, मैं नहीं करता मदरसे की बात, ये इनका आंकलन है अश्विनी उपाध्याय का। मैं आपसे मदरसे की बात नहीं करता। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनिए। वो जो तमाम जलसे निकले जिनमें सर तन से जुदा के नारे लगाए गए थे, तो फिर वो कहां के पढ़े थे? उनको किसने बताया था कि ऐसी गुस्ताखी होगी तो फिर ये नारा लगाना है, तो फिर ये सजा देनी है? उसमें से बताइए उसमें से कितने लोग किस मदरसे से पढ़ के आए? हाँ, मैं तो कह रहा हूँ मदरसे इन्वॉल्व नहीं है। आप बताइए उनको ये सीख किसने दी? वो बीजेपी के सदस्य कैसे? नहीं, उनको ये सीख किसने दी? सर तन से जुदा करने वालों को ये सीख किसने दी? ये नारा लगाने वालों को सीख कहां मिली है? ये नहीं, हमें क्या मालूम भाई, आप बताइए ना। लीजिए, ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है या नहीं है, आप बताइए। अच्छा, आपको नहीं पता, अभी बताइए, इसको जघन्य अपराध घोषित करना चाहिए कि नहीं? इस तरीके के फतवे को जघन्य अपराध घोषित करना चाहिए कि नहीं? बताइए, आप इतना बताइए। हम आपसे बता रहेंगे, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। और ना आतंकवाद को गलत नहीं, आप मुंह से कहिए। सर ऐसा है, ऐसा है, ये बातें होंगी पुरानी। ये आतंकवाद का मजहब नहीं होता, आतंकवाद का मजहब नहीं होता, ये हो गई बातें पुरानी। और हिंदू आतंकवाद के नाम पर आपने न जाने कितने प्रोग्राम कर डाले होंगे, तो तब आप अपनी ही सीख अपने पे अप्लाई नहीं करते। हमने किए, देश में बहुत सारे लोग हैं आपके समय जो कहते हैं ना हिंदू आतंकवाद है, तो तब कहां चला जाती है ये सीख की भाई धर्म का, आतंकवाद का धर्म नहीं होता। और जब सामने से आतंकवाद हो तभी उसमें से धर्म गायब हो जाता है। कोई ताल्लुक नहीं होता। बड़ी अजीब बात है। नहीं तो धर्म से कोई एक मिनट, नहीं सर, नहीं, साफ बात करिए ना सर, आज खुल के बात कीजिए, देश आपको अप्रिशिएट करेगा। मैं एक मिनट, एक मुश्ताक साहब के पास जाना चाह रहा हूं, एक सेकंड सर, मुश्ताक साहब के पास जाना चाह रहा हूं। अभी अश्विनी जी ने कहा कि मदरसे बंद होने चाहिए, तब कट्टरवाद बंद होगा, एक बात। दूसरी बात, सवाल सर ये तो पूछा जाएगा ना कि आज भी ये जो धमकियों का सिलसिला नहीं बंद हो रहा, आज भी जो गर्दनें काटने की बातें कर रहे हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पश्चिम से लेकर पूरब तक, तमाम जगहों से इस किस्म की आवाजें आज भी आ रही हैं, तो भाई कोई तो सीख है इसके पीछे मुश्ताक साहब। ऐसा तो ये ऐसा तो नहीं है कि एक इलाके के, एक शहर के लोगों ने एक जगह जाकर किसी ने कोई टीचिंग ले ली, ऐसा तो नहीं है। कुछ तो है जो सभी ने पढ़ा है। ऐसा है सौरभ जी, बुनियादी बात यह है कि ये दक्कन से लेकर उत्तर तक, उत्तर से लेकर दक्कन तक जो आवाजें आ रही, ये आवाजों का जिम्मेदार कौन? पहले इस बात पर भी तो इसका जिम्मेदार कौन? और फिर बुनियादी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इतने स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन के बाद भी न दिल्ली पुलिस हरकत में आई, न हमारे प्रधानमंत्री की जबान से कुछ निकला। देखिए, ये देश डाइवर्सिटी पे चलता है, ये देश इत्तेहाद पे चलता है, ये देश मोहब्बत पे चलता है, ये देश एक दूसरे का आदर करने पर चलता है। धर्म का भी आदर करना पड़ेगा। अब आप समझिए कि धर्म का आदर नहीं करेंगे और फिर समझिए आजाद छोड़ देंगे लोगों को, और ये कहेंगे कि साहब ये तो छोटी बात थी। अब आप मुझे बताइए कि तो फिर क्या होता है? नहीं, कंप्लीट कीजिए मुश्ताक साहब, सेंटेंस कंप्लीट कीजिए। किसी ने अनादर किया और उसको सजा नहीं हुई, तो फिर क्या होता है? तो फिर क्या किया? तो फिर क्या होगा सामने से? के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं। देखिए, पहली चीज तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नुपुर शर्मा को टेलीविजन पर आकर माफी चाहनी, वो माफी मांग लेगी तो मामला खत्म हो जाएगा।
नहीं, जो पहले उतना तो काम करिए। नहीं तो उसके बाद मामला खत्म हो जाएगा। जो लोग उनकी जान के दुश्मन बने बैठे हैं वो पीछे हट जाएंगे। लोगों को आपने गिरफ्तार कर लिया, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपने बात पूरी नहीं की अपनी। अगर कोई किसी के धर्म का अनादर करेगा और उसको सजा नहीं होगी तो क्या एक सेकेंड सर, तो क्या लाइसेंस है कि गला काट दो? तो क्या लाइसेंस है कि खड़े होकर के नारे लगाओ कि सर तन से जुदा करो? तो क्या लाइसेंस है कि खड़े होकर के ये बोलो कि इसको इसी चौराहे पर फांसी पर टांगो? धर्म के खिलाफ बात नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर किसी ने गलती कर दी है तो क्या उसकी जान ली जाएगी? नहीं करेगा, तो क्या उसकी जान ली जाएगी? देखिए, जान का मसला एक अलहदा है। अलहदा नहीं है, जान का मसला कैसे अलहदा है? मसला ही जान का है। खौफ को आप नुपुर शर्मा को अरेस्ट नहीं करेंगे तो नहीं तो क्या आप जान ले लेंगे किसी की? समझिए कि जो हमारे प्रॉफिट की शान में गुस्ताखी करा उसको छोड़ देंगे आप? तो आप जान ले लेंगे क्या? मैं बार बार पूछ रहा हूं, आप बोलिए हाँ या ना में जवाब दीजिए इस बात का। उसने ये कहा। मैं कह रहा हूं अगर किसी ने शान में गुस्ताखी की तो क्या जान ले ली जाएगी उसकी? जान खत्म, हम जान लेने की बात नहीं कर रहे हैं। हम जान लेने की बात नहीं कर रहे हैं, तो लेकिन फिर क्या बात है? यहां तो जाने ले ली गई, यहां तो जाने ले ली गई साहब। भी आपके सामने कोई चीज नहीं है। हम तो पूछ रहे हैं जिन्होंने जान ली उनके बारे में बोलिए ना। हमने तो कह दिया हाँ किया, किसी ने अनादर किया, पुलिस ने अपना काम नहीं किया, उसके बदले में कत्ल, पुलिस ने उसके बदले में कत्ल होगा मुश्ताक साहब। देखिए कितने इंडिविजुअल है, जय सिया राम बोलकर समझिए। ये इंडिविजुअल नहीं थे, ये सरासर झूठ है कि ये इंडिविजुअल थे। मैं साफ कह रहा हूं। आप उदयपुर वाले को इंडिविजुअल कह सकते हैं, आपके पास कुछ होगा बोलने के लिए, लेकिन अमरावती के अंदर जिन्होंने उमेश कोले की हत्या की वो इंडिविजुअल थे, जिसमें 7-7, 8-8 लोग शामिल हैं, जिसमें तमाम लोग मिलकर के गैंग बना करके वहां दर्जनों लोगों को धमकियां दे रहे हैं, उनसे माफिया मंगवा रहे हैं, वीडियो मंगवा रहे हैं और कह रहे हैं कि करो नहीं तो तुम्हारा हश्र बुरा होगा। आप कह रहे हैं ये इंडिविजुअल है? ये इंडिविजुअल कैसे हैं? कौन लोग क्यों करना चाहते हैं हुजूर की शान में गुस्ताखी? अरे मैं कह रहा हूं किसी ने कर दिया, अगर उसको कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए कानून के, और अगर कानून अपना काम नहीं कर रहा है तो क्या कोई हाथ में दराती लेकर के उसका गला काटने के लिए निकल जाएगा और कोई उसको गलत नहीं करेगा और आप उसको जस्टिफाई करेंगे ये कह के कि हालात किसने बनाए हैं? स्ट्रांगली कंडेम करता है। आप हालात की दुहाई दे रहे हैं कत्ल के लिए। सोचिए क्या कह रहे हैं आप। एक सेकंड, रवि पराशर जी वेट कर रहे हैं बहुत देर से। रवि जी मुझे जितना बोलना था सर मैंने बोल लिया, ठीक है? नहीं, हालात जिम्मेदार है। अब तो कोर्ट ने कह दिया तो गला काट लो। वाह, गला काटने को कोई फेवर नहीं कर रहा, फेवर आप कर रहे हैं। आज तक लोग बोल रहे हैं, अजमेर में ये लोग बोल रहे हैं कौन ये जो अजमेर में बोल रहे हैं, जो गर्दन की कीमतें लगा रहे हैं? ये कौन है ये? किसी ने है उदयपुर के लोग जिंदा। हाँ, आइडेंटिफाई सब कर लें, आप कुछ मत बोलिए इस पर। प्राइम मिनिस्टर से लेकर रवि जी प्लीज, सॉरी मैंने आपको वेट करा, एक मिनट रवि जी। सौरभ जी, सबसे पहली बात तो ये जरा शांत हो जाएं। एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, एक इस्लामिक स्कॉलर के साथ साथ एडवोकेट भी हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इस तरह की बर्बर आतंकवादी हिंसा के माध्यम से अगर कुछ सिरफिरे गुमराह आतंकवादी ये सोचते हैं कि वो भारतीयता की जड़ें हिला देंगे, तो उनके लिए एक संदेश मैं ये देना चाहता हूं कि भारतीय संस्कृति, सनातन आस्था की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि कुछ चंद सिरफिरे दकियानुसी दड़बों में घुसे हुए लोग उनका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और हम इतिहास में ये लोग जा रहे हैं, अगर पुराने इतिहास में जाएं तो 713 से लेकर अभी तक भारतीय अस्मिता पूरी दुनिया में कायम है, तो अपने दम पर कायम है, उसका कुछ नहीं हिला पाएंगे। अब जहां तक रही बात इन धमकियों की, तो सर कलम करने का तो किसी भी धर्म में, किसी भी संस्कृति में उसे जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। पता नहीं कैसे इन लोगों की हिम्मत पड़ती है। जो एक चिश्ती धमकी दे रहा है अजमेर का, इसकी जगह जेल में है। सौरभ जी, मैं तो ये मांग करता हूं कि इसको, चूंकि इसने संपत्ति का लालच दे के लोगों को अपराध के लिए उकसा रहा है, तो तत्काल इसकी, चूंकि स्वयं सिद्ध है, उसका बयान है कि मैं ये घर नाम कर दूंगा, एक जमीन है वो भी दे दूंगा, तत्काल इसको कुर्क करके सरकारी संपत्ति बना लिया जाना चाहिए। और ऐसे जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ बहुत सख्ती बरती जानी चाहिए। लेकिन राजस्थान से इस तरह की जो आवाज आ रही है, आप जानते हैं कि नुपुर शर्मा के बयान के बाद जिस तरह से उदयपुर में आतंकी हमला किया गया,
तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है इसमें राज्याश्रय है। ऐसा बयान जारी करके ये जो अतिशय उन्मादी भावुकता नहीं है। आप देखिए बयान रिकॉर्ड करने के लिए बाकायदा साजिश रची जाती है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी खड़ा होकर ये एक धार्मिक उन्मादी व्यक्ति है जो बोल रहा है। बाकायदा एक वीडियो बनाया है, उसको किसी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए वायरल किया है। तो ये बहुत सोच समझ के इस तरीके की हरकतें की गई और अभी तक अगर ये जेल में नहीं है तो कहीं ना कहीं इसको राज्याश्रय हासिल है। और ये बात हम सब जानते हैं, आज से नहीं जानते, कि कांग्रेस, मैं नाम लेके कहूंगा, कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति बहुत पहले से करती चली आ रही है। और जब तक हमारे गुमराह भाई लोग स्कॉलर अपने ही समुदाय को वोट बैंक बना के अगर रखना चाहते हैं, आप दड़बों से बाहर नहीं निकालना चाहते। हिंदू समाज ने हमेशा रिसेप्टिव होकर काम किया। जब भी कोई हमारे अंदर बुराई हमने देखी, हमने आगे बढ़कर उसे दूर किया। सती प्रथा थी, उसे खत्म किया। पर्दा प्रथा थी, उसे खत्म किया। आप पूरी दुनिया 1000 साल में, 1500 साल में कहां से कहां पहुंच रही है और आप उन्हीं दकियानूसी दड़बों में घुसे रखना खुद भी घुसे रहना चाहते हैं और अपने लोगों को भी ठूंस के उनमें रखना चाहते हैं। बदलिए, रिसेप्टिव होइए। जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए आप खुद आगे आइए। ठीक, एक मिनट मुश्ताक जी कुछ कह रहे हैं। हाँ, फिर अश्विनी जी बात बोलिए। देखिए, अभी बहरहाल इन्होंने बात कही और इनकी मानसिकता ही ऐसी है। देश की जड़ें ऐसी चीजों से नहीं हिल सकती। हमारा देश बहुत मजबूत है। ये देश को ये कमजोर कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि साहब इससे देश की जड़ें कोई हिला देगा। अरे देश तो हमारा है। हमने भी आजादी की लड़ाई लड़ी है। आप अपने आप को सिर्फ देशभक्त मत समझिए। आजादी की लड़ाई आपने लड़ी जरूर है, लेकिन मुस्लिम लीग को सपोर्ट करते रहे आप। 1946 में जो प्रांतीय सभा के चुनाव हुए तो उसमें उसके नतीजे क्या थे? विश्व हिंदू परिषद के लोग नहीं पहुंचेंगे, मुसलमान पहुंचेगा। आजादी की लड़ाई आपने लड़ी है, पाकिस्तान बनवा दिया है। मुश्ताक जी, वो जो एक चिश्ती वहां खड़ा होकर के कह रहा है कि ऐसा जवाब देंगे कि पूरा हिंदुस्तान हिल जाएगा। सौरभ, तो दोनों बातों का जवाब दे दीजिए कि वो कैसा हिंदुस्तानी है लव जिहाद शब्द, और दूसरा वो कैसा धार्मिक व्यक्ति है, और जो गला काटने के लिए इनाम दे रहा वो कैसा धार्मिक है। मुश्ताक जी, क्या ये गैर इस्लामिक काम है? दरगाह का खादिम गैर इस्लामिक है? दरगाह का खादिम ऐसी बात करेगा, दरगाह इंतजामिया को उसको लात मार के अलग कर देना चाहिए। ऐसी बात कर कैसे रहा है ये? सौरभ जी, ये धार्मिक व्यक्ति है कहीं का? ये इस्लामिक कृत्य है क्या मुश्ताक साहब? एक मिनट अश्विनी जी कर रहा है, उसको गिरफ्तार करिए। सौरभ जी, पहली बात तो सौरभ जी, मेरा बहुत विनम्रता से निवेदन है, ये लोग नूपुर शर्मा के पीछे, अरे सुन लीजिए भाई साहब, आप लोग नूपुर शर्मा के पीछे पड़े हुए हैं। नूपुर शर्मा तो 2022 में कुछ बोली है, जाकिर, हाँ सुन तो लीजिए, सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए, अरे पूरी बात तो सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए। ये बात जाकिर नाइक पिछले 20 साल से चिल्ला के बोल रहा है कि हाँ 6 साल में निकाह हुआ, 9 साल में लाए। ये बात आप लोग उसके खिलाफ, जाकिर नाइक खिलाफ क्यों नहीं बोलते हो? दसियों मौलानाओं का वीडियो है जो वही बात बोल रहे हैं जो नूपुर शर्मा ने बोला। आप लोगों ने उसके खिलाफ फतवा क्यों नहीं जारी किया? आपने जाकिर नाइक का सर तन से जुदा करने की बात क्यों नहीं किया? आपने जाकिर नाइक और उन मौलानाओं के गिरफ्तार करने की मांग क्यों नहीं किया जो वही बात बोलते हैं जो नूपुर शर्मा ने बोली? आप नूपुर शर्मा ने अगर बोल दिया गलत है तो जाकिर नाइक कैसे सही हो सकता है? वो मौलाना कैसे सही हो सकते हैं जो पिछले 20 साल से खुलेआम वही बातें बोलते आ रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूं। और आप वास्तव में बोलिए, और आप वास्तव में अगर देशभक्त हैं तो बोलिए ना जिहाद के खिलाफ कठोर कानून बनाइए। आप बोलिए ना कि सर तन से जुदा एक जघन्य अपराध है, इसके खिलाफ कानून बनना चाहिए। आप बोलिए, आप वास्तव में अगर देशभक्त हैं तो आप 2 पैरामीटर क्यों? जाकिर नाइक के लिए 1 पैरामीटर, नूपुर शर्मा के लिए दूसरा पैरामीटर। नूपुर शर्मा ने जाकिर नाइक का 10% भी नहीं बोला। जाकिर नाइक प्रॉफिट के बारे में जो बातें बोला है उसका वीडियो सौरभ शर्मा जी के पास में, इंडिया टीवी के पास है, पूरे देश के पास है। और जाकिर नाइक नहीं, जाकिर नाइक जैसे कम से कम 20 मौलवियों ने ऐसी बात बोली है जो नूपुर शर्मा ने बोला। आज तक आप लोग क्यों नहीं सड़क पे आए? आप लोग जाकिर नाइक के सरतन से जुदा करने की बात क्यों नहीं करते? कभी उसके खिलाफ सड़कों पे क्यों नहीं आते? कभी उसके सर के ऊपर इनाम क्यों नहीं रखते? जाकिर, क्योंकि नूपुर शर्मा काफिर है, इसलिए काफिर की औकात क्या क्यों कुछ बोल दे?
मतलब अपने खूब बोल ले तो खूब बोल ले, लेकिन एक काफिर अगर बोले कि सर्तन से जुदा करेंगे, यह आपकी धमकी है। और इस धमकी की वजह से मुझे लगता है देश में स्थिरता फैली है। और जो आप लोग साफ सपोर्ट करते हैं, जो आप जाकिर नाइक के बयान की निंदा नहीं करते, जो आप सर्तन से जुदा के खिलाफ कानून की बात नहीं करते, एक तरीके से आप उसी जिहाद को सपोर्ट कर रहे हैं, सॉफ्ट जिहाद को। तो आप लोग सॉफ्ट जिहादी है। हार्ड जिहादी वो है जो गला काटते हैं, सॉफ्ट जिहादी है जो टीवी पे बैठ कर उनको डिफेंड करते हैं। आप मुश्ताक जी, ठीक है अश्विनी जी, मुश्ताक जी की आवाज दीजिए जरा जी, बोलिए। देखिए, बहरहाल अब वो ये मुस्तकिल बोले जा रहे हैं, हमको समझिए फतवे से देश नहीं चलता, एक बात याद रख लीजिए। ये जहन में फतवा बिठा लिए, आरएसएस की लेबोरेटरी, विश्व हिंदू परिषद की लेबोरेटरी में फतवा है, फतवे से देश नहीं चलता। हम जो नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं वो देश के कानून की बात कर रहे हैं। धर्म की इज्जत होनी चाहिए। अगर नुपुर शर्मा के ताल्लुक से बात क्यों नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने वही बात बोली, यही तो मैं पूछ रहा हूं आपसे। नुपुर शर्मा के ताल्लुक से आप उन मौलवियों की गिरफ्तारी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं जो बात नुपुर ने बोली उससे पहले उन्होंने बोली रही है। लेकिन नुपुर शर्मा को कभी में बंद रख के समझिए कि साहब कौन से आश्रम में छुपा के रखा है इन लोगों ने, पता नहीं। तो भाई नुपुर शर्मा अच्छा, जाकिर नाइक की गिरफ्तारी की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं, तो मैं पूछ रहा हूं आपसे। वो एब्सकॉन्डिंग क्यों है और देश कानून से चलेगा? हाँ चलेगा। मुश्ताक साहब, एक सवाल आपसे बार बार पूछा जा रहा है, आप मुझे लग रहा है सुनकर उसको अनसुना कर रहे हैं। इन्होंने बार बार कहा कि जो बात नुपुर शर्मा ने कही वो जाकिर नाइक बार बार कह चुका है। जाकिर नाइक के खिलाफ कभी सर्तन से जुदा का मामला क्यों नहीं बना? जाकिर नाइक से हमको कोई ताल्लुक नहीं है। हम देश के कानून की बात कर रहे हैं। क्यों नहीं है? हम देश के कानून की बात कर रहे हैं। आप बोलिए ना, सरकार से मांग करिए, आप प्रधानमंत्री से मांग करिए, उसको लाइए, उसको सजा दीजिए, जाकिर नाइक उसके खिलाफ सड़क पर उतरिए आप। मैं देश कानून से चलेगा या जाकिर नाइक के बोलने से या नुपुर शर्मा के? वाह साहब वाह, नुपुर शर्मा बोल देगी वही बात तो आपको तो उसका तो सर्तन से जुदा होना चाहिए। जाकिर नाइक बोलेगा तो कुछ नहीं होगा। तब बड़ा देश कानून से चलेगा, इस बात में किसी को कोई शक शुबा क्यों हो रहा है, संदेह क्यों हो रहा है? लेकिन कानून की अपनी एक प्रक्रिया होती है, कानून की एक प्रक्रिया होती है। जाकिर नाइक का बयान चलाइए, आपके रिकॉर्ड में होगा, आपकी लाइब्रेरी में जाकिर नाइक का बयान होगा, एक बार चलाइए आप। अश्विनी जी, एक सेकंड रवि जी, मैं बहुत देर से जो है डॉक्टर साहब का टाइम लिया, वो उनसे मैंने शुरुआत में बात की, फिर मैं उनके पास नहीं जा पाया मीना साहब के बाद। सर मैं बड़ी देर में आपके पास आ रहा हूं, माफी चाहता हूं। लेकिन अब मुझे ये बताइए कि ये बीमारी जो राजस्थान से शुरू हुई और ऐसा लगा कि वहां अगर कारगर कार्रवाई हो गई होती तो आज ये माहौल ना बनता, लेकिन आप कैसे मजबूर करेंगे कि कानून अपना काम करे? मैं आपको यही कह रहा हूं कि राजस्थान की सरकार की धृष्टतम तुष्टीकरण की नीति, उसका ढिलाईपन, उसका कानून के तहत सख्त कार्रवाई नहीं करने का परिणाम है कि एक व्यक्ति का सर कलम कर दिया गया। और अब इसमें जो विष फैला रहे हैं ये सारे तत्व राष्ट्र विरोधी हैं, समाज विरोधी हैं। और जो खादिम ने जो बयान दिया है, हमारा भाई उपाध्याय जी कह रहे थे कि ऐसे व्यक्ति की प्रॉपर्टी को जब्त कर लेना चाहिए, उसके जेल के शीट्सों में डाल देना चाहिए। जब तक ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी सरकार, तब तक इस पे पार नहीं पाई जा सकती। और इतना दिमाग पोल्यूट कर दिया गया है, जो मुट्ठी भर लोग धमकी मार रहे हैं बहुसंख्यक हिंदू समाज के लोगों को। ये हिंदू समाज को या देश को इतना कमजोर नहीं समझे, सैकड़ों वर्षों तक आतताई आए, राज कर गए, लेकिन हिंदू संस्कृति को नष्ट नहीं कर सके, इस देश को नष्ट नहीं कर सके। इस देश का अस्तित्व कोई नहीं खत्म कर सकता। ये देश तो विश्व गुरु था और विश्व गुरु बनेगा। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के अनुसार देश आगे बढ़ेगा, इनको कोई रोकने वाला नहीं है। ये मुट्ठी भर लोग जो अनावश्यक रूप से आतंक फैला रहे हैं देश में, इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल सर, वरना ये सौहार्द को बिगाड़ेंगे। ये देश को हिला नहीं सकते, ये खुद हिलेंगे, देश नहीं हिल सकता इन मुट्ठी भर लोगों की धमकी के कारण। इनसे सख्ती से डील करने की आवश्यकता है। और जो उपाध्याय जी ने कहा था, सख्त कानून बनाने की भी आवश्यकता है। कानून इतना लुंज पुंज है कि जो इतना बड़ा अपराध करता है वो कुछ देर बाद छूट के जेल से बाहर आ जाता है।
इसके कारण इनका मनोबल बढ़ा हुआ है। बिल्कुल। इसलिए इनको मनोबल बिल्कुल, तोड़ने ठीक। की दृष्टि से सख्त कानून बनाकर सख्त कानूनी कार्रवाई किया जाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब बहुत धन्यवाद आपके समय का, और आपकी इस टिप्पणी के साथ ही आज की चर्चा को हम समाप्त करेंगे। किरोड़ीलाल लाल मीणा जी का धन्यवाद, अश्विनी उपाध्याय जी का धन्यवाद, रवि जी का धन्यवाद, मुश्ताक मलिक साहब का धन्यवाद हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।